Kudis and kudos, welcome back to the channel. So this is the thermodynamics revision session of calculation of enthalpy and so on part. तो भाई एंथैल्पी क्या होती है? हीट। ये डेल्टा एच आपने सुना ही होगा, एंथैल्पी करके कुछ होता है। तो ये एंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट्स ऑलरेडी आप लोग देखिए, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ाता चला जाऊँगा, अभी आधे घंटे पढ़ेंगे स्पीड में। देखो, वर्क और हीट के अलावा बाकी सभी हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। एंथैल्पी हमारी हीट थोड़ा ना है, ये तो वो है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंथैल्पी में कितना चेंज आता है, तो ये एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, तो एक्सटेंसिव हो गई। बेसिकली ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमारे पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है। जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा, यू क्या होता था बताइए। तो ये हमारा अरे अरे जस्ट वेट, तो ये हमारा क्या होता था? टोटल एनर्जी, जिसमें कि हम लोग काइनेटिक, पोटेंशियल सब कुछ ऐड करते थे। बट ये क्या होता है? सिस्टम की, सराउंडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की ये एक टोटल एनर्जी होती है। तो एंथैल्पी में हम लोग एक यू को लेते हैं, जो कि हमने ये पढ़ी थी। तो ये तो टोटल एनर्जी इसमें इंक्लूड हो ही गई, और साथ में एक पीवी जो कि प्रेशर वॉल्यूम होता है, और ये दोनों ही हीट हमारा टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइडियल गैसेस के लिए। तो जो हमारा यू होता था, इसे बोलते थे इंटरनल एनर्जी। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो एंथैल्पी हो जाएगी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दोनों ही टाइम के फंक्शन होते हैं। देखते जाइए, करते जाइए। तो ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं एंथैल्पी चेंज के लिए, डेल्टा एच के लिए, राइट। देखो, केमिकल रिएक्शन मतलब कि कोई भी ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इस तरह से हो तो उसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। फेज ट्रांजिशन मतलब कोई चीज़ सॉलिड से गैस में चली गई, सब्लिमेशन हो गया, या फिर गैस से लिक्विड हो, या फिर सॉलिड से लिक्विड चली गई, तो इसका मतलब होता है कि फेज बदल गया हमारा। और ये कंडीशन दे दी गई कि हमें सब कांस्टेंट प्रेशर पे लेना है, करेक्ट। तो भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके लिए। ये तो सबको आता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लोग डी डब्ल्यू को ऐसे भी तो लिखते हैं, माइनस का पी एक्सटर्नल डी वी। प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट है, ये कब होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो होता है ये। तो वहाँ पे हम लोग पी एक्सटर्नल को पी गैस भी लिख देते हैं। तो ये फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, डी यू इक्वल टू, सिंस कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट को भी डी क्यू पी लिख देंगे, और फिर माइनस ऑफ पी गैस को पी लिख देंगे डायरेक्ट। तो ये माइनस का पी डी वी हो गया। अब इंटरनल एनर्जी प्लस पी डी वी एक तरफ कर लेंगे और हीट इधर रख लेंगे, ठीक है। और हम फॉर्मूला ही को डायरेक्टली यहाँ से डेराइव कर देंगे। सिंस अब हमारा ये तो कांस्टेंट ही है, ये हम पढ़ के आए हैं कि H इक्वल टू यू प्लस पी वी। कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं डी एच डी यू, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसे पी अलग, और डी वी, करेक्ट है, बहुत सही। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी डी यू प्लस पी डी वी है, यहाँ पे भी डी यू प्लस पी डी वी है। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से डी एच इक्वल टू डी क्यू पी मिलेगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कोई इनिशियल हीट इनिशियल एच आई होगी, फिर फाइनल हीट एच एफ होगी। उसी तरह से इनिशियल कुछ एंथैल्पी ये थी, अब यहाँ हीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा चेंज इन एंथैल्पी बराबर आ जाएगा। अब सिंस
यहाँ पर हम चेंज नहीं लिख सकते। आपने अगर पहले पढ़ा होगा थर्मोडाइनेमिक्स को, कि हीट हमारा एक वर्क फंक्शन है, वो स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल फाइनल्स, तो सिंपल हम इसे क्यूपी लिख देंगे कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कैलकुलेशन थी। तो याद तो कुछ भी नहीं करना है। क्यों भाई, याद कुछ नहीं करना था। एक साइड में मैं फिर से करके दिखाता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ये होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है ना, तो डी यू इक्वल टू डी क्यू पी, माइनस का पी एक्सटर्नल को हम सिंपल पी लिख देंगे, पी गैस या पी डी वी, क्योंकि पी हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से डी यू प्लस पी डी वी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ गई, राइट। तो यहीं से हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में अपना जो फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं एंथैल्पी का, कि टोटल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अरे यार ठीक है, मैं प्रूविंग दोबारा से कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। फिर से प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी सब वेरी कर रहा है, तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी लिख सकते हैं। अच्छा, ये और ये यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो दोनों को एक साइड लिख दो, पी डी वी इक्वल टू डी एच। तो इसको इक्वेशन नंबर दूसरा बोल दो, राइट। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करोगे तो डी क्यू पी बराबर आ जाएगा डी एच। दोनों को इंटीग्रेट कर दो। सिंस हमारा हीट का पाथ फंक्शन होती है, तो वो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी, तो सिंपल वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगी, और ये हमारा डेल्टा एच आ जाएगा। ये लीजिए जनाब, फाइनली वहीं पहुंच गए। अगर नहीं समझ आया तो इसे रेफर कर लीजिए। तो बड़ा ही आसान है, इससे हम लोग ने अगर आपने हीट कैपेसिटी वगैरह पढ़ी होगी तो इससे आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। डेल्टा एच आ गया हमारा क्यूपी की हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमने पढ़ा है कि हीट कैपेसिटी होती है डी क्यू अपॉन डी टी, या फिर सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। तो यहाँ से ही हम लोग स्पेसिफिक हीट के लिए अगर लिखें, स्पेसिफिक हीट की जगह होती है Q अपॉन एम डेल्टा टी, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है Q अपॉन नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा टी। ये 4 फॉर्मूले हैं, और यहीं से हम लोगों ने Q, यहाँ सब कांस्टेंट प्रेशर है तो QP लिख दो। फिर इसको कंबाइन करो तो QP की जगह एक बार ये लिख दिया गया होगा MCF डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए ना CP, और स्पेसिफिक हीट है तो यहाँ P सब में लगा दो फिर से आगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आ गया QP की जगह, तो बस हो गया। और ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आ गया, ये डायरेक्ट QP की वैल्यू लिख दी अपन ने, ये ठीक है। तो ये अपना चंक फॉर्मूला होता है, यहाँ से सब डिवाइड होते हैं और फिर यहाँ से अपन लिख देते हैं। तो तुम्हें ध्यान कर रखना है कि जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो हीट के बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम दिया होगा तो अलग बात है। तो आइडियल गैस के लिए अभी तक मैंने ये कुछ फॉर्मूलेस डिवाइड कर दिए हैं, इनको देखिए। पहला फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एन आर टी, दूसरा फॉर्मूला ये मैथर लेयर इक्वेशन, ये मेयर लॉ है ना, मेयर्स लॉ, सी पी एम माइनस सी बी एम इक्वल टू आर। और जब सिंपल हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो एन आर, ये दोनों पढ़े थे अभी, आज फिर से पढ़ लो ये नया, तो ये आपको याद होनी चाहिए, अपने मतलब डायरेक्ट कर लेना, वहाँ पर डेरिवेशन नहीं करनी चाहिए आइडियल गैसेस के लिए, ये तो याद ही होने चाहिए। ये हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी में पढ़ा था, डी यू इक्वल टू एन सी बी एम डी टी।
करेक्ट है, बोलो हाँ या ना। तो अगर आपने पहले से पढ़ा होगा कुछ भी, तो जो हमारी ये थी इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे डील करते थे, और अब यहाँ हीट पे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे डील करते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूले भी आ गए। यहाँ पे dv था, अरे qv था, और यहाँ पे qp है। अब मोलर हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे qp के लिए, qvp के लिए, n cvm tt, करेक्ट है। और dh के लिए भी n cpm dt। तो ये ध्यान ही रखना, ये तो मतलब इम्पॉर्टेंट है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि du और dh ये कितना होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता। चलिए आगे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ये जो हमारी एंथैल्पी होती है, अभी हम लोग डेल्टा एच बोल लो, चेंज इन एंथैल्पी, और ये डेल्टा यू पढ़ के आए हैं, ठीक है। दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों ही स्टेट फंक्शन है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो एक एक यहाँ से पढ़ेंगे आराम से। रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड डेल्टा यू, सिंपल, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं, एच इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। लेट से प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इफ यहाँ पे फिर डी एच लिख देंगे, डी यू प्लस कुछ नहीं, तुम समझ नहीं पाए, रुक जाओ दोबारा से बताते हैं, ध्यान से देखना बस। एक एक लाइन देखो, ये आता है ठीक है, सबका डी एच कर लिया, डी एच डी यू डी पी वी। अब यहाँ से केस नंबर 1 बना दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बाहर उठा के रख देंगे, डी एच, अरे यार, डी एच डी यू पी डी वी सबको पहले इंटीग्रेट कर दो। सिंस हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रल से बाहर उठा देंगे, तो डी एच हीट है, सॉरी एंथैल्पी है, इसलिए डेल्टा एच, ये भी डेल्टा यू, क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे ना, वर्क और हीट नहीं करते। सिंस प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको तो हमने बाहर उठा के रख लिया। तो अच्छा, इसमें भी क्या याद करने की ज़रूरत थी, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला कि H इक्वल टू यू प्लस पी वी, फिर सबको हमने इंटीग्रेट ही कर दिया बेसिकली डी यू, और ये बाहर था तो इसको ऐसे हटा के रख दिया, फिर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो मैं तो बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट यही याद रखिए, और जो चीज़ कांस्टेंट बोल दी जाए तो उसको हटा दो, सब में डेल्टा लगा दो। जैसे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो सेम हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, क्योंकि अब वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसे बाहर ऐसे हटा के रख दो। अगर दोनों ही कांस्टेंट हैं तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, दोनों ही कांस्टेंट है, यानी कि ऐसे डी एच इक्वल टू डी यू प्लस इंटीग्रल डी पी वी। ये इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है, यानी कांस्टेंट है तो जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, 3 केसेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एच होता है यू प्लस पी वी, तो 3 केसेस पे डिपेंड करेगा, एक वॉल्यूम, एक प्रेशर और एक दोनों ही चीज़ों पे। तो ये स्लाइड कंप्लीट होती है, आगे आते हैं। आइए, ये हम मेयर्स लॉ को प्रूव यहीं से कर देंगे।
इफ हीटिंग, हीट मतलब कि हीट कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, कूलिंग मतलब कंप्रेशन हो रहा है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। हीटिंग का मतलब एक्सपेंशन, कूलिंग का मतलब कंप्रेशन। डेल्टा एच डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर आइडियल गैस एक्स्ट्रा दे दी गई है, एक नई चीज़ कि आइडियल गैस भी हमारे पास है, तो क्या होगा? सिंपल, H इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पे आई और यहाँ पर क्या है, तो H इक्वल टू यू। अब देखो आइडियल गैस के लिए हमेशा पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। चमका, इस पी वी को अपन ने यहाँ से रिप्लेस कर दिया इस तरह से, पी वी इक्वल टू एन आर टी से। तो अब डी एच वगैरह कर लो, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी, ये वाला समझ रहा हो बेसिक। डी एच इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी, अरे हाँ ये ना, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, बहुत सही। तो आइडियल गैस वाले फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे कि डेल्टा एच के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर एन सी पी एम डी टी इक्वल टू एन सी वी एम डी टी प्लस एन आर डेल्टा टी, जो कि अपन ने साइड में ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ से एन से एन कैंसिल हो गया, यार मेरा पेंसिल में प्रॉब्लम आ रही है। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, सी पी एम माइनस सी वी एम इक्वल टू आर। लो प्रूव हो गया। कोई समस्या? जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। मोल्स हमारे कांस्टेंट है यहाँ पे आइडियल गैस है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी को एन आर टी, और यहाँ पे मोल्स कांस्टेंट है तो एन को हटा लेंगे और सब में डी एच डी यू और डी टी आर कांस्टेंट होता है। 8.023 जूल में एनर्जी होती है। अब आइडियल गैस के फॉर्मूले डी एच के लिए लगा डेल्टा एच डेल्टा यू एन आर डेल्टा टी इंटीग्रेट करके। तो डेल्टा एच के लिए एन सी पी एम डी टी, इसके लिए एन सी वी एम डी टी, और फिर ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। दिस इज द जेईई मेंस 2019 क्वेश्चन ट्राई की गई है। रिसेंट ईयर क्वेश्चन है। ट्राई करो। डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द वेरियस थर्मोडाइनमिक्स क्वांटिटी। इजी है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी वाले से। ये क्या है, वॉल्यूम वर्सेस सी वी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कांस्टेंट ग्राफ आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये करेक्ट है। अब इंटरनल एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होनी चाहिए, जो कि चेंज हो रही है, तो ये भी करेक्ट है। नाउ सी वी टी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो करेक्ट है। नाउ दिस इज सी पी टी, सी पी पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर is not a function of
प्रेशर, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह का ग्राफ आना चाहिए था यहाँ पर। और यहाँ पे तो स्लोप आ रही है, वो भी एक अलग से इंटरसेप्ट के साथ, तो यही रॉन्ग है। तो जो डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब, तो यही वाला गलत है। तो आसान था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, इसे याद करना है, प्रूविंग के साथ ही याद करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे फिर से, क्योंकि अभी वही स्लाइड चल रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। और एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो एच इक्वल टू यू, पी वी आइडियल गैस के लिए भी है, तो पी वी को एनाल्टी कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ से देख सकते हो। तो हम लोग सब चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे और टेम्परेचर को उठा के बाहर फेंक देंगे। डैट इज ये डेल्टा एच, ये डेल्टा यू और ये डेल्टा एन जी और आर टी तो कांस्टेंट है, तो इतने को उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ये डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो याद रहेगी। ये डेल्टा एच इक्वल टू यू और प्लस वैसे ये लिख देते हैं, बट यहाँ पे आइडियल गैस है तो पी वी को हम लिखते हैं एन आर टी। हाँ करेक्ट, तो एन आर टी, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आर, और टी यहाँ पे कांस्टेंट है आर भी, तो प्लस आर टी को बाहर फेंकेंगे, डेल्टा एन जी, क्योंकि गैसियस मोल्स के लिए। आई होप सो क्लियर होगा सब। तो ये एक स्लाइड थी, हर चीज़ को याद रखना इट्स इम्पॉर्टेंट। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, इसकी एक फॉर्मूले बना लेंगे, डेल्टा एन जी आर टी Now this is the another question from James, April 10th 2019, shift 2. The difference between the delta H and the delta U, this is the question. मतलब ये हमें फाइंड करना है, ये the difference between the delta H and the delta U. When the combustion of 1 mole of heptane is carried out at temperature T is equal to, आसान, हेप्टेन होता है 7 मेंबर्स की कार्बन, दैट इज C17, H14 प्लस 1 दैट इज एल्केन है, तो H15 लिक्विड फॉर्म में होगा। कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर में ही होता है, यानी कि एक गैसियस कंबशन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमेशा, H2 एंड CO2। नाउ ये अभी फार्मूला में पढ़ के आए हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, इफ 1 मोल्स ऑफ हेप्टेन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी, तो मोल्स है तो पी वी आइडियल गैस के लिए बात हो रही, एन आर टी, और यहाँ पे डेल्टा एच माइनस, तो आर टी तो ऑलरेडी गिवन है ऑप्शंस में, यानी कि इससे हमने सोच लिया पी वी को एन आर टी लिख देते। और इन्होंने हमसे पूछा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, तो ये से लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी। तो बेसिकली हमको ये चीज़ फाइंड करनी है, नंबर्स ऑफ मोल्स, डेल्टा एन जी नहीं, सिर्फ एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, ओके, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ये हमारी रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस आउट पहले करते हैं। कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 15 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 7 कार्बन उधर 7 करते हैं, 7 CO2, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी 14 इधर से हो गई, इधर से 14 हो गई, और इधर से एक ले लें तो 15, तो 15 ऑक्सीजन है, बट इधर तो 2 ही है। ओके, देखो काफ़ी आसान चीज़ है, बट फिर भी अपन लोग ने गलती कर दी ये फार्मूला लिखने में। 1 मोल था, अब एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ओके, तो H2n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने +7⁴ और +2 नहीं किया, +1 कर दिया, तो इसलिए गलती है। डेट्स वाई वो बैलेंस ही नहीं हो रहा था अभी तक। तो अब बैलेंस आउट कर सकते हैं इसे कि कार्बन 7 है, तो कार्बन 7, ठीक है, हाइड्रोजन 16 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 16 है, तो यहाँ पे 8 कर दो, तो 8 × 16, 8 ऑक्सीजन यहाँ से और 14 वहाँ से, दैट इज़ 15, ओके। ऑक्सीजन यहाँ से ये 8, ये 14, दैट इज़ 22, तो 22 के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। कार्बन 7 यहाँ पे, इधर भी कार्बन 7, इधर पे हाइड्रोजन 16, इधर भी हाइड्रोजन 16, ओके। तो लिक्विड से कोई मतलब नहीं से पॉसिबल में गैसियस से मतलब है, गैसियस। ये बताओ अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये 7 मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ये हैं 11, तो ये -4 आ गया, तो इट विल बी डेल्टा H माइनस डेल्टा U विल बी इक्वल टू -4RT, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सी रिएक्शन थी, प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन, अरे प्रोपेन को मतलब कंबशन कर दिया, हेप्टेन को, सॉरी, तो बस वहाँ से CO2 + H2 मिली, गैसियस मोल्स निकाल लो, गैसियस रिएक्टेंट निकाल लो, हो गया। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा V RT, यहाँ से देख लिया कि सब में RT है, इसलिए। नाउ दिस इज JEE मेंस क्वेश्चन, आपका होमवर्क है। दिस वन इज होमवर्क, सेम क्वेश्चन है कंबशन का ही, इसलिए नहीं कराएंगे कंबशन। नाउ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 0 होंगे, तो इसके लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं, ये 2 - 4, तो ये तो नहीं होगा, ये हाइड्रोजन आयोडीन के 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे इसके भी 2 मोल हैं, 2 2 0, यहाँ पे SO3 के 2 मोल हैं, यहाँ पे 3 मोल हैं, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है, दैट इज़ -1, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या था -2, तो ये भी नहीं, सिंपल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के लिए डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0, तो ये अपना आंसर आ जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं है। दिस इज 2018 April 15 क्वेश्चन, ओके। अगेन JEE मेंस
2017 का क्वेश्चन करो। करते हैं इसे। फॉर अ रिएक्शन ए गैसियस टू ए लिक्विड, ये अपन को दिया हुआ है डेल्टा एच इक्वल टू माइनस का 3 RT का करेक्ट स्टेटमेंट करो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इससे। और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी RT। अब ये जो हमें एक रिएक्शन दी हुई है ए गैसेस से लेकर के ए लिक्विड तक, तो इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 0 - 1 दैट इज माइनस का 1। तो बेसिकली इट विल बी वॉट, और डेल्टा एच अपन को दिया है माइनस का 3 RT, डेल्टा यू और प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस का 1, तो ये माइनस का RT, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी जब इधर जाएगा, अरे कहाँ से थे, तो डेल्टा यू विल इक्वल टू माइनस का 2 RT। बहुत ही आसान। तो फिर भी कुछ लोग गलत कर देंगे ना। डेल्टा यू की वैल्यू है माइनस का 2 RT और डेल्टा एच हमें गिवन है 3 RT। कौन सा बड़ा है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, ये मॉड लगा है, मॉड, दोनों में मॉड लगा दो तो हो जाएगा 2 RT, ये हो जाएगा 3 RT। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच का मॉड बड़ा हो जाएगा डेल्टा यू के मॉड से, मॉडुलस है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, डेल्टा एच का मॉड इज बड़ा एज कम्पेयर टू डेल्टा यू। वेरी इजी क्वेश्चन। ये लो, फिर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, यहाँ से -1 आ गया, माइनस का 2 RT आ गया, तो मॉड कर लो, तो अभी ऐसे बताइए बड़ा हो गया। दिस क्वेश्चन फॉर यू होमवर्क, इसे तभी छोड़ के रखा है। क्वेश्चन का हिंट दे रहे हैं, वाटर लिक्विड है, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है डेल्टा यू, एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडरगोस कंप्लीट एवेपोरेशन। H2O लिक्विड H2O गैसियस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका डेल्टा एन जी तो फिर भी 1 - 0 दैट इज 1 आएगा। वरना 90 ग्राम तो उसके मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इसका वेट है वेट अपॉन 18, तो इसके 5 मोल्स हो गए वाटर के, तो 5 मोल्स हो गए, तो यहाँ पे भी 5 मोल्स होंगे, तभी इक्वेशन बैलेंस आउट होगी। तो ये 5 - 0, क्योंकि ये लिक्विड है, ये गैस है, इट विल बी 5। तो डेल्टा एच गिवन है 41 किलो जूल, तो ये 41 है, और डेल्टा यू ये फाइंड करना है, और डेल्टा एन जी 5, RT में 8.314, टेम्परेचर इज 373 केल्विन। यहाँ से डेल्टा यू कैलकुलेशन करके आराम से आ जाएगा। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस, this is adiabatic process which we will skip. Take the screenshot and read the theory by yourself. So we will do later. आगे करते हैं, एंट्रोपी लास्ट करेंगे जल्दी से, आसान टॉपिक होता है। एंट्रोपी तो पहले तो हमें पोस्टर
पेस्ट करूँगा कि दिस इज़ द स्टेट फंक्शन, जल्दी जल्दी करेंगे इसे, आसान होता है। एंट्रोपी हर जगह पढ़ते हैं वैसे, यहाँ कहाँ कहाँ पढ़ते हैं एंट्रोपी, हर जगह है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस 3-4 बार पढ़ते हैं। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है। हम लोग एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक थर्ड लॉ नहीं पता हो। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अगर अमाउंट सेम है तो सॉलिड के लिए एंट्रोपी सबसे कम होती है क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस बहुत पास पास होती है। गैस के लिए सबसे ज़्यादा होती है। प्योर सब्सटेंस की एंट्रोपी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मिक्सचर। सॉलिड्स की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन की एंट्रोपी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमॉर्फस। फॉर एग्जांपल डायमंड की एंट्रोपी कम होगी ग्रेफाइट से, क्योंकि ग्रेफाइट एक एमॉर्फस है, डायमंड क्रिस्टलाइन है। ये हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है पहले ही पेज में। अब डिफरेंट सब्सटेंस हैं और सिमिलर कंडीशंस हैं, तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसका एंट्रोपी ज़्यादा होगी। जैसे ऑक्सीजन का सिंगल मोल ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन के 2 मोल O2 और ओजोन में, ओजोन का साइज सबसे बड़ा और ऑक्सीजन तो ऐसे ही, तो ये सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका सेम। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, और केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस की एंट्रोपी कम, उसके बाद लिक्विड की, सबसे ज़्यादा गैस की। नंबर ऑफ गैसेस स्पीसीज पे एंट्रोपी डिपेंड करती है। एस मतलब एंट्रोपी, नंबर ऑफ गैसेस स्पीसीज पे। जिसका डेल्टा एन जी ज़्यादा उसका एंट्रोपी ज़्यादा, जिसका डेल्टा एन जी कम उसकी एंट्रोपी कम, जिसका डेल्टा एन जी जीरो तो उसकी एंट्रोपी भी जीरो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इजी पार्ट, आराम से हो जाएगा। किसी भी 100% हीट को हम लोग 100% वर्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, दिस लॉ स्टेटमेंट। दूसरा कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को फ्लो करती है या लो टेम्परेचर से हाई को। बताओ, तो जो हीट होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो को नहीं, हमेशा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। फॉर एग्जांपल अपना एक रूम है एसी वाला, ये बाहर की सराउंडिंग है, ये अपना डोर है। जब अपन ने डोर ओपन किया ये एसी ऑन है, लेट्स हमने एसी ऑफ की, तो अंदर की हीट पूरी बाहर जाती है, ना कि बाहर की हीट अंदर आती है। समझ रहे? तो जो अंदर की हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो जाती है। बेसिकली ये आपका है, कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी में जल्दी से आपको रिकैप कराता हूँ। ये क्या क्या होती है कि स्टेट फंक्शन होती है, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रूविंग में आएंगे, डेल्टा जी को टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा नेगेटिव होगी, इक्विलिब्रियम में हमेशा जीरो के बराबर होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर होगी। तो स्पॉन्टेनियस की क्राइटेरिया होती है कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट होगा तब ये डेल्टा जी होगी। इसको अगर हमें स्पॉन्टेनियस बनाने हैं तो 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर को नेगेटिव होना चाहिए, तभी माइनस ओवरऑल होगा। और ये हमेशा ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा टी एस। तो जब एच माइनस का है डेल्टा और माइनस का टी डेल्टा एस और वो पॉजिटिव, तो माइनस माइनस तो हमेशा माइनस होगा, तो हमेशा स्पॉन्टेनियस। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि पाथ फंक्शन कौन से होते हैं। सबको पता है कि गिव फ्री एनर्जी हमारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों हमारे 5 फंक्शन हो जाएंगे, ए और बी और सी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अमंग द पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन कौन कौन से होंगे? क्यू प्लस डब्ल्यू भी होगा, राइट, हीट भी होगा और वर्क डन भी होगा। बट हमारा क्या गिव फ्री एनर्जी होगा? नहीं। करेक्ट है।
बुद्धि और भी लगा दीजिए आप लोग तो आपको पता चल जाएगा। ई क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होता है भाई? डी यू तो होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो ये तो इंटरनल एनर्जी होती है, तो ये तो स्टेट फंक्शन होता, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी और सी हो जाएगा। देयरफॉर ये अपना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन, इसको ट्राई करिएगा। इस पर हमसे क्या पूछा गया है, डेल्टा जी की वैल्यू, तो यहाँ से डायरेक्ट तो आएगी नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टू डेल्टा एस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ से ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट करके डायरेक्ट लगा देंगे। 2020 का क्वेश्चन था और ये 2019 का था, तो ऑब्वियसली पता 2020 में कैलकुलेशन थी, 2019 का लल्लूस क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया था प्रॉपर्टीज बेस। तो ये आपका कुछ चैप्टर है, और ये थर्मोडाइनमिक्स आप लोगों ने अलग से कर रखी है, तो थोड़ा सा रिवीजन मैंने करा दिया 40 मिनट के अंदर। ये फ्री एनर्जी का करेक्ट है। ये थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स जरा देख लो क्या होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से की स्टेटमेंट होती है, ये होती है कि एट 0 केल्विन यानी कि जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। ऑब्वियस सिंपल है कि 0 केल्विन में जो हमारा एंट्रोपी होती है ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन के लिए वो 0 होती है। ये क्वेश्चन करिएगा। और फिर ये है आपका छोटा मोटा इस टॉपिक सेकंड लॉ पे ही, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। तो एक मेजर चंक ये बची हुई है, तो अपने पास टोटल अभी इस पूरे 100 फ्लाइट 111 फ्लाइट्स में से अभी 10 फ्लाइट्स हैं जो कि आपको करने होंगे। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट मारो और कर लेना अपने आप से। ये थर्ड लॉ में ये वाला क्वेश्चन करना, ये दोनों ये तीनों क्वेश्चन एडवांस का ऐसे भी करना, ऐसे मत करना ये अभी अगर थर्मो नहीं पढ़ी हो तो। गिव फ्री एनर्जी मैंने पढ़ा दिया, इसके दोनों क्वेश्चन भी हो गए। चलिए फिर तब तक के लिए सी हैव अ नाइस डे, बाय बाय।